मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से ही रिलेटेड है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे समतल दर्पण के बारे में और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय का अर्थ क्या हो गया? गोला। और हम लोग जो दर्पण बनाते हैं जी, वह कांच का ही भाग होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पृष्ठ होती है समतल होती है। सबसे अच्छा परावर्तक सतह कांच का ही होता है। आप लोग देखे होंगे स्टील का जो थाली होता है, अगर उसमें भी अपना चेहरा देखें नजर आती है। दर्पण हो गई, दर्पण हो गई। पानी में अगर रखा हुआ है बाल्टी में, उसमें भी आप देखते हैं, तालाब में देखते हैं तो भी चेहरा नजर आता है, दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन क्या अच्छा दर्पण है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसके परावर्तक सतह कांच की तरह नहीं है। आइए हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। हमने एक कांच का गोला लिया, ठीक, इसे हम बीच से काट दिए, दो भाग बन गई। अगर उभरा हुआ भाग को हम रजतीत कर देते हैं तो वह कहला जाएगा अवतल दर्पण। देखिए, मैं एक कमेंट पढ़ रहा था पिछला वीडियो का, जिसमें एक लड़का है, कोई आशीष कुमार, शायद वो इंग्लिश मीडियम का होगा। उसने कमेंट किया था कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ इंग्लिश वर्ड भी यूज कीजिए, डिफाइन कीजिए तो इंग्लिश में भी कर दीजिए। वो लड़का शायद सीबीएसई बोर्ड का होगा इसका मतलब। आशीष कुमार, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं ये ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज करूँ, डिफिनेशन इंग्लिश में दिया करूँ, समझाऊं, एक्सप्लेन भी करूं इंग्लिश में, तो बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी को बोर फील होंगे। क्योंकि अगर डिफाइन मैं करूं, जैसे अभी मैं एक गोला बोला, वो कांच का गोला बोला, तो अंग्रेजी में से बताने के लिए हमें बोलना पड़ेगा स्फेरिकल पार्ट ऑफ ए ग्लास। तो हिंदी मीडियम वाला को थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए मैं स्पेशल बैच बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो मैं दूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने आपके कमेंट को एक्सेप्ट कर लिया हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा जहां तक मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं ही, ताकि मेरा बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी भी इंग्लिश में समझ पाए। एक आशीष कुमार का कोई आया था कमेंट जी, शायद आपके क्लास में तभी नहीं होंगे, ऑफलाइन में मैंने देखा था, वीडियो में कमेंट में था कि सर थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए, डिफाइन करना है तो इंग्लिश में कीजिए। तो इसे हम कर्व मिरर भी कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं? कर्व मिरर, यानी गोलीय दर्पण। तो इसके उभरा हुआ भाग को अगर हम पॉलिश कर दिए तो यह बन गया कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। तो देखिए आशीष कुमार, मैंने यहां बोल दिया कनकेव मिरर, इसका मतलब समझ जाइए आप, अवतल दर्पण है, मिरर है। तो आपका स्पेशल वीडियो बनेगा, चिंता नहीं कीजिए। थोड़ा सा बिहार बोर्ड के लिए वीडियो बना ले दीजिए, 10, 20, 50, उसके बाद मैं आपके बारे में सोचूंगा। अगर मैं इसके धंसा हुआ भाग को रजदीत कर दूं तो वह बन जाएगा उत्तल दर्पण, जिसको कहते हैं हम कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि गोलीय दर्पण है क्या? मैं उसे परिभाषित करूंगा। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसे परिभाषित करूंगा, दोनों को, और दोनों से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां, उसके आकार प्रकार के बारे में समझाऊंगा। यही तो है इस लेसन में। फिर सूत्र हमें निकालना होगा, दर्पण सूत्र, उसको पढ़ लेंगे, फिर न्यूमेरिकल बना लेंगे। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको लिखाता हूं गोलीय दर्पण क्या है। आप लोग भी अपने नोटबुक पर नोट करते जाएं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कीजिए जी। कर रहे हैं? कर लीजिए। आइए लिखता हूं गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले या कांच के गोले, लिखता हूं मैं, कांच के गोले का भाग हो, जिसका पृष्ठ जो है वह कैसा होना चाहिए? वक्र, जिसका पृष्ठ वक्र होता है।
देखिए गोलीय दर्पण क्या है, वैसा दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या होती है, खोखले गोले का एक वक्र भाग होती है। वक्र मतलब टेढ़ा, ऐसे घुमा हुआ, अनिवृत्ताकार की तरह समझिए, गोलाकार भाग होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। टेक योर सीट, सिट डाउन हेयर। यस यस यस, सिट डाउन। अवतल दर्पण लिखिए, इसे इस प्रकार लिखिए, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो और उभरा हुआ भाग रजतीत हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यहां फिगर थोड़ा एक बना लीजिए, इसको कनकेव मिरर कहते हैं। सेकंड है उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रजतीत हो और उभरा हुआ भाग से परावर्तन होता हो। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया जी। चलिए देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ पार्ट्स दर्पण का, जिसे समझ के आप यह जान जाइएगा कि प्रतिबिंब की परिस्थिति, आकार, उसकी प्रकृति क्या होगी। चलिए सबसे पहले अवतल दर्पण में हम लोग चलते, ध्यान से समझिए। मैंने बनाया वो है अवतल दर्पण, और किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव, जिसे कहते हैं हम P। देखिए ये क्या है, मध्य बिंदु है, इसे क्या कहेंगे हम, ध्रुव। अगर कोई पूछे या एग्जाम में आए कि दर्पण का ध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखना है, दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव कहलाते हैं। लिख देते हैं हम, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। आइए, इसी के समान एकदम सीधी रेखा में इधर खींचा गया, तो एक जगह आपका एक पॉइंट होगा C, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। सेकंड पॉइंट आपकी आ गई क्या, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसे हम सूचित करते हैं C से, जिसे अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ये क्या था, एक खोखले गोले का भाग था, जैसे एक वृत्त बना था, यहाँ प्रकार की नोक रखी हुई थी।
तो उस वृत्त का हम केंद्र कहते हैं। तो ये जो दर्पण है, यह खोखले गोले का जो भाग है, वक्र है, उसके मध्य बिंदु है, यह मिड पॉइंट है। तो क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गई। इसका परिभाषा किस प्रकार हम लोग देंगे, दर्पण के खोखले भाग के केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। बस यही इसका परिभाषा है, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी के सी अक्षर से सूचित करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये दोनों के बीच की दूरी को हम एफ कहते हैं, जिसको मुख्य फोकस कहा जाता है। लेकिन मैं मुख्य फोकस का क्या परिभाषा दूंगा ढंग से, वो समझिए। मैं क्या दूंगा, किताब में भी आप पढ़िए ना, होगा ना। तो अगर इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। पीसी को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको मैं मिटाकर लिखूंगा, पीसी को मैं प्रधान अक्ष कहता हूं। इस प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई आपतित किरण है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी ना, वही मुख्य फोकस कहलाता है, वही फोकस कहलाता है। बस फोकस का परिभाषा यही हो गई। फोकस का परिभाषा क्या लिखना है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो आइए मैं 2 पॉइंट और लिखता हूं, एक है प्रिंसिपल एक्सिस और एक है फोकस। प्रधान अक्ष, या तो फिर इसे क्या कहा गया, मुख्य अक्ष। मैं प्रधान अक्ष लिख भी देता हूं। ध्रुव से, यानी दर्पण के ध्रुव से, पृथ्वी के ध्रुव न समझ लीजिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष का परिभाषा जी। अब हमें बतानी है फोकस की परिभाषा, जिसे मुख्य फोकस कहा गया या तो फिर फोकस कहा गया। फोकस कहिए, मुख्य फोकस कहिए, इसे हम एफ से सूचित करते हैं, ठीक ना। ये पूरी हो गई पीसी। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है या कटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन यह जो आपतित किरण है, वह मुख्य अक्ष का क्या होना चाहिए, समानांतर। अगर ये आपतित किरण का मैंने नाम दे दिया, देखिए ए बी दे दिया है ना, तो यह जो ए बी आपतित किरण आपका है जी, वह समानांतर होगी किसकी, पीसी की समानांतर होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण कोई भी चले तो वह परावर्तन के बाद एफ से ही गुजरेगी, इस बात को कंठस्थ रखिए। इधर से भी गया तो परावर्तन के बाद एफ से गुजरेगा, इस बात को एकदम ध्यान में बना कर रखिए। तब आप आरेख खींचिएगा प्रतिबिंब बनने का, इस बात को एकदम याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद किस बिंदु पर मिलती है, तो आपको क्या याद रखना है, मुख्य फोकस पर मिलती है। जहां मिलती है वही मुख्य फोकस कहलाता है। कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रकृति क्या होगी।
तो मैं 5 स्थितियां दूंगा एक ट्रिक से, जिसे आप देखकर एकदम समझ जाइएगा। याद नहीं करना पड़ेगा आपको, तो मैं मिटा रहा हूं, इसे नोट कर ही लिए होंगे। अब मैं आपको स्थिति बताता हूं जिसे एकदम पूरे ध्यान पूर्वक समझेंगे, और अगर मैं उसको होमवर्क दूं तो आप अवश्य बना लेंगे। हेडिंग क्या होगी? अब